आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ भाई चंदन शर्मा। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस समय उसका फॉर्म भरा भी जा रहा है। आप जाके उसका फॉर्म भर लीजिए जितना जल्दी हो सके। इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है, तो उसी को देखते हुए 2024 में जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने शिफ्टों में हुए हैं, उन सारे शिफ्टों में क्वांट के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पेपर है वो है 10 सितंबर को ये पेपर हुआ था 2024 में। शिफ्ट 1 का ये पेपर है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जो भी इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे तरीके हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो दोस्त राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माँ जो है, जिनका नाम है माया देवी, की आयु राम की जो आयु है उनकी 3 गुनी है, और रवि की जो आयु है उसके भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। तो कह रहा है कि माया देवी और सोहम की आयु में अगर 65 वर्ष का अंतर है तो माया देवी की आयु कितनी है वर्षों में, ये आपको बता रहा है। तो देखिए, जो सबसे छोटी वैल्यू हो पहले उसको हम x मानते हैं। जैसे कह रहा है कि सोहम की 4 गुनी है, यानी कि दिखने में लग रहा है कि सोहम सबसे छोटा है, तो मैं मान लेता हूँ कि सोहम की जो आयु है वो x है। तो जैसे ही सोहम की आयु x हो जाएगी तो रवि की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसकी 4 गुनी है, यानी कि रवि की आयु यहाँ से क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। सबसे पहली वाली लाइन में कह रहा है कि राम और रवि की आयु का जो अंतर है वो 7 है। तो रवि की आयु अगर 4x हो गई तो यहाँ से राम की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो 4x और प्लस 7 हो जाएगी, क्योंकि अंतर कितने का है, 7 का है। और क्वेश्चन में दिया है कि राम की माँ जो माया देवी हैं, इनकी जो आयु है वो राम की 3 गुनी है। तो राम की आयु हमने निकाला है 4x प्लस 7, इसकी 3 गुनी करेंगे तो इसके माँ की आयु यानी कि मदर की आयु इसकी निकल के आ जाएगी। तो कर देते हैं, तो 3 गुना करेंगे तो 4 तें 12x हो जाएगा, प्लस 7 तें 21 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सोहम और माया देवी की जो आयु का अंतर है वो कितना है, तो वो 65 दिया है। तो घटा लेते हैं, तो 12x और प्लस 21 हो जाएगा, माइनस x, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 65 के। घटाएंगे तो 11x बराबर किसका हो जाएगा, तो 65 में से 21 घटाएंगे तो 4, और ये 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी माता की आयु, तो 12x प्लस 21 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू 4 इसमें रख देंगे तो 12 चौके 48 और प्लस 21, लास्ट में 9 आना चाहिए, और लास्ट में 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका में यदि A/C बराबर B/D है तो D का मान क्या होगा। तो देखिए, इसका मतलब ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ कि A/C दिस इज इक्वल टू B/D हो जाएगा। तो यहाँ से सबकी वैल्यू दिया है, तो A की वैल्यू 25 है तो रख देंगे, C की वैल्यू कितनी है, तो 30 है तो 30 रख देंगे, B की वैल्यू कितनी है, तो 40 है, और आपसे D की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 पचे 25, और ये हो जाएगा 6 बार। 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार। 8 का 6 में गुणा हो जाएगा तो D की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 48 निकल के आ जाएगी, और 48 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए 25 और 40 इसका रेशियो निकाल देंगे तो 5:8 हो जाएगा। तो अगर 5 की वैल्यू 30 है तो कितने गुना है, 6 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 6 गुना होकर क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी ये तरीका है, बस इसी तरीके से ये भी आया है। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप बहुत प्रैक्टिस करें, और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कम पढ़िए लेकिन उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी बाद में भूल जा रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप कम और कंसाइज पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज करिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मानदंड को लागू करके दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध नहीं किए जा सकते। तो सर्वांगसम के लिए 4 कंडीशन होती हैं।
पहली कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की संगत अगर तीनों साइड के अगर बराबर है तो उस कंडीशन में त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसा कि पहला दिया है भुजा भुजा भुजा, तो ये बिल्कुल सही है, सर्वांग समता के लिए ये सही नियम है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाएं और उसके बीच का कोण अगर है और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और उसके बीच का कोण अगर बराबर है तो इस कंडीशन में भी जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा जो है वो कोण भुजा कोण है, यानी कि एक भुजा और उसके दोनों सिरे पे बने कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और उसके दोनों सिरे पे बने कोण अगर बराबर होते हैं तो इस कंडीशन में भी जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं। इसका मतलब ये तीनों जो हैं वो सर्वांग सम के लिए सही हैं। जो दूसरा है वो सही नहीं है क्योंकि कोण 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 होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है। मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोण आपका 60 अंश का है और अगर इस भुजा को अगर मैं बढ़ाते चलूँ तो भी ये कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज हो गया और ये मान लीजिए ये दूसरा त्रिभुज हो गया, तो इस त्रिभुज के जो तीनों कोण है मान लेता हूँ मैं 60-60 अंश है और दूसरे त्रिभुज ये जो बड़ा है इसके भी तीनों कोण क्या है, 60-60 अंश हैं। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे की तरह दिख तो रहे हैं पर सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम के लिए कंडीशन क्या होती है कि सर्व अंग समान हो जाए, यानी अगर इसको मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ऐसा लगे कि यही वाला एक ही है, यानी दोनों एकदम शकल सूरत हर एक चीज़ से क्या हो जाए, एकदम एक जैसे हों, तब उसको हम सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि इनके बच्चे का जो चेहरा है, यानी इनका बच्चा एकदम बिल्कुल पिताजी पे गया है, तो उस कंडीशन में हम समरूप बोलेंगे, यानी कि एकदम अपने पिता के समरूप है। लेकिन अगर दो भाई हैं जो शकल सूरत लंबाई हर चीज़ से एक जैसे दिख रहे हैं तब उनको हम सर्वांगसम बोलेंगे, क्योंकि शकल सूरत लंबाई चेहरा हर चीज़ एकदम एक जैसे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं और दोनों चीज़ में एक बेसिक सा अंतर होता है और अक्सर लड़के इसमें गलती कर देते हैं। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोण 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 हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो कह रहा है कि उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए दो फार्मूले होते हैं, मान लीजिए कि ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, ठीक है, और ये मान लीजिए इन दोनों की स्पर्श रेखा है और मान लीजिए इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर d है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस स्पर्श रेखा यानी अगर इसको x मानता हूँ तो x की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो वो होता है कि रूट इस d का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसकी रेडियस अगर r1 है और इसकी रेडियस अगर r2 है तो क्या करेंगे कि r1 माइनस r2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और जितना आएगा इसका रूट ले लेंगे तो वो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये दोनों वृत्त हैं और अगर इसको इस तरीके से अगर अनुस्पर्श कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ जो माइनस है ना बस वहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि यही फार्मूला क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये r1 माइनस r2 और इसका होल स्क्वायर बराबर। तो बस इसी फार्मूले पर रख के हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करें मतलब कि इसकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी उन दोनों का जब सम हम करेंगे तो वो d के बराबर हो जाए, क्योंकि बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि जो वृत्त है वो कुछ ऐसे बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो d होगा वो इन दोनों की त्रिज्याओं के क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। तो अगर 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो r1 माइनस r2 यानी कि 18 में से 12 अगर हम घटा देंगे तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 900 में से अगर 36 घटाएंगे तो 864 हो जाएगा। अब इस 864 का रूट हमें निकालना है, तो 864 को 8 से अगर कट करें तो 8 और 8 8 64 यानी कि 108 हो जाएगा। अब इसको किससे कट करें तो 9 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कि 9 कम 9 9 दूना क्या 18 यानी 12 हो जाएगा। तो इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3 लिख सकता हूँ। अब इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको सिंप्लीफाई करके 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2 और गुणे 9 और गुणे 4 और गुणे 3 हो जाएगा। इसका जब हम रूट लेंगे
तो इस 4, ये एक 4 है, ये एक 4 है, तो रूट लेंगे तो 4 बाहर हो जाएगा। उस 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, और अंडर रूट क्या बच जाएगा, तो 2 और 3 इसका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 3 12 रूट 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + tan स्क्वायर 2a + cot स्क्वायर 2a डिवाइडेड बाई sec 2a इंटू कोसेक 2a का मान कितना होगा। तो आप इसको वैल्यू पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तभी आप पॉसिबल होगा जब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है कि कहाँ पे वैल्यू रखेंगे और कहाँ पे बेसिक तरीके। क्योंकि ये सामने से दिख रहा है तो इसको हम बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये 2 फार्मूले इसमें यूज होंगे। दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर ए, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। इन्हीं दोनों फार्मूले पे रखेंगे हम। तो इस 2 को मैं क्या लिख देता हूँ, इस 2 को मैं 1 + 1 लिख दे रहा हूँ। तो 1 + tan स्क्वायर 2a, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2a के बराबर हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2a के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक 2a इंटू कितना हो जाएगा, तो कोसेक 2a हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ कि 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 2a, और प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/ साइन स्क्वायर 2a लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई ये जो नीचे है वो तो है ही है। अब इधर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 2a ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2a हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर 2a हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो नीचे पहले से ही है तो सेक 2a, और इंटू कितना हो जाएगा, तो कोसेक 2a हो जाएगा। अब डिवाइड करें तो देखिए एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सेक 2a इंटू कोसेक 2a इसका आंसर आना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो माइनस है यहाँ पे इंटू होना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ, यानी ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें जो आंसर दिए हैं वो गलत है, इतना आंसर कभी नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 2a बराबर अगर 45 अंश लेता हूँ, तो 45 अंश लूँगा तो ये ऊपर हो जाएगा 2, और प्लस 10, 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, और नीचे सेक 45 अंश का मान √2 इंटू कोसेक 45 अंश का मान √2, यानी कि ये हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए जब रखेंगे 2a की वैल्यू 45 अंश। तो देखिए इसमें रखेंगे तो ये कभी 2 नहीं देगा, तो ये भी नहीं होगा, ये माइनस करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इंटू करेंगे अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये 0 हो जाता, तो इस कंडीशन में ये भी नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे इंटू होना चाहिए। तो जैसे इंटू रखेंगे तो ये √2 होता है, ये भी √2, गुणा करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इंटू होना चाहिए। इस क्वेश्चन में एरर है, और जो भी मैंने क्वेश्चन लिया हूबहू जो एग्ज़ाम में आपके दिए हैं आंसर की जो है उसी से मैं ये क्वेश्चन सारे लिए हैं और इसी से सॉल्व करा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपये इस प्रकार उधार दिए कि एक भाग का 8% प्रतिवर्ष की दर से तथा शेष भाग का 10% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाता है। उससे अगर 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि 10% पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैं मान लेता हूँ जो 8% है, एक राशि जो है वो 8% पर दी गई है, दूसरी राशि आपकी 10% पर दी गई है, टोटल जो राशि है वो 4,000 है। इसी को 2 भागों में बांटा गया है। तो मैं मान ले रहा हूँ इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 8% और प्लस 2% लिख सकता हूँ, यानी पहले वाले पे भी 8% लग रहा है, दूसरे वाले पे भी 8% लग रहा है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा कि 4,000 का 8% निकाल देता हूँ। तो 4,000 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320 रुपये, यानी कि 8% के हिसाब से इसको कितना ब्याज मिलना चाहिए, 320 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन मिल कितना रहा है, तो 352 मिल रहा है। तो कितना अधिक मिल रहा है, तो ये 30 और 2 32 रुपये अधिक किसको मिल रहा है।
तो ये 32 रुपये अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये 2% जो 10% को 8% के अलावा 2% एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इस वजह से इसको 32 रुपये अधिक मिल रहा है। इसका मतलब इसे 2% की वैल्यू कितनी दिया है? 32 दिया है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें 50 से गुणा कर देंगे। तो 100% की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो दूसरी साइड भी 50 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 गुना के 10 हो जाएगा, 5 तक 15 और 1 16 हो जाएगा। यानी 10% पे दी गई राशि कितनी हो जाएगी? तो 1600 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड एक समतल पर 3 बिंदु हैं, जिसमें एक्स वाई 11 है, वाई जेड 13 है और एक्स जेड 24 है। तो कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई और जेड से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो देखिए, मान लीजिए 3 बिंदु हैं, इस 3 बिंदु से होकर गुजरने वाला मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है। तो अगर ये वृत्त गुजर रहा है तो अगर इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो इस प्रकार एक त्रिभुज बनना चाहिए। और त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी हैं, तो इनमें किन्हीं भी दो भुजा का जो योग होना चाहिए वो तीसरी से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो देखिए, 11 में अगर 13 हम जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 जो है वो तीसरी भुजा की लंबाई दिया है। इसका मतलब ये त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो वृत्त भी नहीं बन सकता है। इसका मतलब बनने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। तो हमें पता है कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से डिवाइड, फिर उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन और देन प्लस और माइनस। तो ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो 15 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 इंटू 2 और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 18, और ऑफ है तो 18 दुना के 36 ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 36 इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 8 और इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, इंटू 2 और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए, 9 चौको 36, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, और 3 से 15 में भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर मान लीजिए आप एरर नहीं चाहते हैं तो जहाँ प्लस दिखे वहाँ से आप अलग कर दें। जैसे यहाँ पे प्लस है तो इसको आप अलग सॉल्व करिए। उसके बाद से आगे प्लस कहाँ दिख रहा है? तो प्लस माइनस जहाँ पे भी दिखे, यानी माइनस यहाँ दिख रहा है तो इसको आप अलग सॉल्व करिए, बाकी इसको अलग सॉल्व करिए। और फिर उसके बाद से जो भी है प्लस माइनस जो भी है उसके बाद से जोड़कर, और जो आपका आंसर आ रहा है फाइनल आंसर आप उसको चेक करिए। तो इस तरीके से आप बिना किसी एरर के क्या करेंगे, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमेशा प्लस माइनस से क्या करिए, उसको अलग अलग कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट के साथ और 30% और 40% के दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्यों के बीच का जो अंतर है वो 105 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? तो मान लीजिए अंकित मूल्य मैं मानता हूँ कि 100 रुपया है, तो 65% की छूट और कितना दिया कि 30 और 40% के दो क्रमागत छूट। तो 65% है और दूसरी जो छूट है वो 30 और 40 की। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा देंगे, तो 30 प्लस 40 और माइनस क्या हो जाएगा? 30 इंटू 40 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चाहते हैं 12 हो जाएगा, यानी कि 40 और 3 70, 70 में से 12 घटा देंगे, तो 70 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 58 हो जाएगा। तो अब देखिए, जो 65% की छूट दी गई थी और जो 58% की छूट दी गई थी, इनके बीच का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा? तो 2 और 5 और 2 7 हो जाएगा। यानी इस 7% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है? तो 105 दिया है। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 1% की निकाल दीजिए। तो 7 एकम में 7, 3 35, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बस इस 15 में 100 का गुणा कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1500 उसका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर लंबा एक खंभा क्षैतिज जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है। तो मान लीजिए ये कि AB दीवार है
और ये मान लीजिए खंबा है जो ज़मीन के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, तो 30 अंश का कोण बना रहा है। इसकी लंबाई 10 मीटर दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि खंबे का जो निचला भाग है दीवार से कितना दूर है, यानी इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो देखिए, आपको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण दिया है और आपको आधार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो कर्ण और आधार किसका अनुपात होता है, तो आप कॉस थीटा या सेक थीटा दोनों में से किसी की वैल्यू ले सकते हैं। तो कॉस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो आधार, यानी कि अगर इसको मैं x मानता हूँ तो x और डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है, तो 10 हो जाएगा। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कर्ण में 3/2 होता है। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो x/10 का हो जाएगा। तो इसे 2 से भाग करेंगे तो 5 बार, और 5 का इस √3 में गुणा करेंगे तो 5√3 क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैसे के थैले में 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की जो क्रमशः संख्या दी है वो 3:5:7 के अनुपात में। यदि थैले में कुल जो धनराशि वो 980 है तो 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए, इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। तो 10 रुपये के जो सिक्के हैं उसका अनुपात कितना है, तो 7 है। तो जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 71 7 से कटेगा नहीं, 69 भी 7 से कटेगा नहीं, 68 भी 7 से कटेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3, तो टोटल कितना रुपये हो जाएगा, 3, प्लस 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 रुपये हो जाएगा। प्लस 10 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 7, तो 10 × 7 = 70 रुपये हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो 70 और 20 90, 5 95 और 3 98। इस 98 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 980 है। तो कितने गुना है, तो 10 गुना है। तो इसीलिए जो 10 रुपया के सिक्कों की संख्या 7 हमने मानी है, वो 7 न हो के ये भी कितने गुना होगा, 10 गुना, यानी कि 70 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल से मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम में हर एक सेकंड कीमती है, तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक नज़र ऑप्शन पे ज़रूर देखें, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की जो 47 से विभाज्य है। तो देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 9 9, 5 बार 9 हो जाएगा। इसमें 47 से भाग करके देख लेते हैं। तो 47 से भाग करेंगे तो 47 दूना के कितना होता है, तो 94, 2 बार चला जाएगा तो 94 हो जाएगा। कितने शेष बचेंगे, तो 5 59 हो जाएगा। 47 एक बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 12 हो जाएगा। फिर 9 उतर जाएगा तो 4 3 12, यानी कि 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार किए हैं तो 94 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 और 9 3 12 3 हो जाएगा। ऊपर 9 है, 9 उतर जाएगा तो 4 8 32, 4 9 36, यानी कि 8 बार चला जाएगा तो 8 7 56 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 5 37, यानी 8 बार भी ज़्यादा है। इसका मतलब हमें कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, 7 बार लेके जाना पड़ेगा। तो 7 7 49 हो जाएगा और 7 चौको 28 और 4 32 हो जाएगा। यानी शेष के रूप में कितना आ रहा है, तो शेष के रूप में 30 मिल रहा है। यानी ये जो सबसे 5 अंक की बड़ी संख्या है, बस इसमें से क्या करिए, 30 घटा दीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 घटाएंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 6 9 लास्ट में आना चाहिए। और लास्ट में 6 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जो है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr_l और प्लस πr² होता है। मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr_l, यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो वक्र पृष्ठ हैं। और संपूर्ण पृष्ठ में ये जो वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, जो कि πr² हो जाएगा। दोनों में पाई और आर कॉमन है, तो पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे l और प्लस आर बचेगा। यानी कि जो भी आंसर होगा वो इस फार्मूले पर रखने के बाद आएगा। आप यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल से चेक भी कर सकते हैं कि देखिए 7 जो हो सकता है वो विभाजित हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे 11 है, यानी कि जो 22 में 11 है
तो हम चेक कर लेते हैं कि 11 का मल्टीपल कौन है आंसर में। तो 9 4 13 ये 11 से नहीं कटेगा, 8 से 14 ये भी नहीं कटेगा, 8 से 14 ये भी नहीं कटेगा, 7 4 11 एक ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक तरीके से मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, इस पर रख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 1232 दिया है, बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और एच की वैल्यू दिया है 24 दिया है। तो देखिए 3 से कट करेंगे तो ये जाएगा 8 बार चला जाएगा, और इसको 11 से कट करेंगे तो ये 2 बार, 11 का में 11 11 और 2 22, 11 दूना के 22 हो जाएगा। और 2 से कट करेंगे तो ये 2 5 10 हो जाएगा, 1 12, 2 6 के 12 हो जाएगा। 8 से कट करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। यानी यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो 7 × 7, यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो बस रख दीजिए इस फार्मूले पे। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है कि 24 7 और 25 इसका ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 25। तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 32 हो जाएगा। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 32 का गुणा करेंगे तो 22 दूना के 44 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 22 66 और 4 70 हो जाएगा, यानी कि 704। इस तरीके से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लीजिए 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा अगर t कोई है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए सारी चीज़ें साइन और कॉस में दी है। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ साइन, और ये हो गया कॉस। इसकी वैल्यू मैं सिर्फ समझाने के लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैं आपको आंसर में टिक कर सकता हूँ। तो देखिए 0 का होता है 0 होता है, 30 का होता है 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ये होता है कर्ण में 3/2, और ये होता है 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, √3/2 होती है, 1/√2 होती है, ये 1/2 होती है, और ये 0। आप ध्यान देंगे तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, तो घट रही है। और 45 अंश पे दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। तो देखिए साइन टी जो होगा वो कॉस टी के बराबर नहीं होगा जब टी की वैल्यू 45 है, तो बिल्कुल गलत है, होना चाहिए बराबर। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। साइन टी की वैल्यू कॉस टी से आपकी बड़ी होगी जब टी की वैल्यू क्या होगा, 45 से छोटा होगा। तो जब 45 से छोटा होगा तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन जो है वो साइन टी की वैल्यू कॉस टी से क्या होगी, छोटी होगी अगर टी की वैल्यू 45 से बड़ी है। बिल्कुल अपोजिट है इसका, क्योंकि जब यहाँ पे अगर ये 45 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में साइन की वैल्यू बड़ी होगी कॉस से, तो ये भी सही नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए लिखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिख रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानबूझ के पूछा जाता है ताकि आप इसको पढ़ने में अपना थोड़ा सा समय जाया करें। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, नॉर्मल से ही क्वेश्चन होते हैं। चूँकि जो इनकी भाषा होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, इस वजह से थोड़ा समय लग सकता है। तो कह रहा है कि उत्पन्न जो बिल है वो 5480 का था। ये डेट आप याद रखिए कि 19 नवंबर की बात कर रहा है। उन्होंने 10 नवंबर को, यानी पहले 10 नवंबर जब था उस समय उसने कुछ सामान खरीदा जिसका जो मूल्य था वो 9800 रुपये था। और कह रहा है कि उन्होंने इस बार जो दोनों बिलों का भुगतान कर दिया और कुल जो धनराशि है नगद के रूप में कर दी। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और ख़रीदारी के समय नगद दिए जाने पर 5% की छूट देता है, तो कह रहा है कि 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए 9800 रुपये की जो धनराशि है जिसको 10 नवंबर को जो बिल के रूप में उसे प्राप्त हुआ है, उसको वो 10 दिन के भीतर जमा कराए, क्योंकि 10 से अगर 19 करेंगे तो 9 ही दिन हुए। तो इस पर क्या हो जाएगा, अगर 10 दिन के भीतर अगर जमा कर रहा है तो 2% की छूट मिलती है। तो देख लेता हूँ कितनी छूट मिल जाएगी। तो इसका 2% यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 9 दूना के 18, 19, यानी 196 रुपये की छूट मिल जाएगी 9800 रुपये पे।
दूसरा कह रहा है कि जो उसने 19 तारीख को जो खरीदारी की जिसका बिल आया है 5,480 रुपये, इसको ये कह रहा है कि नगद भुगतान कर रहा है तो इस पे 5% की छूट मिलेगी। तो 5 बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो देख लेता हूँ कितनी छूट मिल रही है। तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 4 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 2 27 हो जाएगा। और ये नीचे वाले डबल जीरो से ये वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी 274 रुपये इस पे छूट मिल रहा है। तो टोटल कितना छूट मिल रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 6 4 10 हो जाएगा, 9 7 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कि टोटल 470 रुपये का क्या मिल रहा है, उसे छूट मिल रहा है। और पैसा लग कितना रहा है, तो 9,800 और प्लस 5,480 रुपये लग रहा है। तो जोड़ देंगे इसको, तो 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 9 5 14 और 1 15 हो जाएगा। यानी कि 15,280 रुपये का बिल आ रहा है, लेकिन इस पर 470 रुपये की छूट मिल रही है। तो उसे देना कितना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 हो जाएगा, लास्ट में 10 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप घटा सकते हैं, तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो 14,810 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, उतनी छूट के बाद से भुगतान करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि प्रिया ने अपना जो स्कूटर का जो विक्रय मूल्य का 1/6 भाग जो है वो लाभ के रूप में प्राप्त करती है। यानी कि अगर विक्रय मूल्य 6 है तो इसमें क्या कर रही है, 1 रुपये का लाभ उसको मिल रहा है। इसका मतलब खरीद के कितने में लाई होगी, तो 5 रुपये में खरीद के लाई होगी, तभी तो 6 रुपये बेचने पे 1 रुपये का लाभ उसको मिल रहा है। तो कह रहा है कि अगर 42,564 रुपये में बेचा है तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो मैं बता चुका हूँ, प्रतिशत जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी प्रतिशत में वैल्यू पूछे तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पे जो इतनी भारी भरकम जो वैल्यू दी है इसका कोई मतलब है ही नहीं एक्चुअल में। क्योंकि अगर 1 रुपये का लाभ कमा रहा है कितने पे, हमेशा जो प्रॉफिट लेते हैं वो क्रय मूल्य पे है, यानी 5 रुपये। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसको, 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + 1/a बराबर 12 है तो आपसे पूछ रहा है कि a² + 1/a² का मान कितना हो। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे जो 12 दिया इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 144, और बस इसमें से 2 घटा दीजिए। तो 144 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 142 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान के त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया जाता है। तो कह रहा है कि त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं किया गया है। मैं इस चित्र को समझा के बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है और इसकी आधी लंबाई के बराबर यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लीजिए वृत्त बनाया गया, कुछ इस तरीके से वृत्त बनाया गया है और सभी सिरों पे ये वृत्त ऐसे बनाया गया है। तो कह रहा है कि इस प्रकार जो ये जो बचा हुआ भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है जो कि इस वृत्त में इंक्लूड रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, तो 28 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 28 × 28 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 7 बार चला जाएगा, और 7 में 28 का गुणा करेंगे। तो मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 28 × 7 और कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए आते हैं वापस इस वृत्त पे। तो देखिए वृत्त में ये कोण हो जाएगा 60 अंश का, ये 60 अंश का हो जाएगा, 60 अंश यानी कि कितने अंश का हो जाएगा, तो टोटल 180 अंश का कोण बनेगा। अब हमें पता है कि एक वृत्त में जो कोण बनता है वो 360 अंश का बनता है। तो अगर 180 अंश का कोण बन रहा है इसका मतलब अर्धवृत्त बन रहा होगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो आधा मतलब इसका 1/2 कर देंगे। तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 प्रयोग करनी है इंटू r²। तो r क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14, और इस 2 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे जो नीचे 2 है। तो 7 दूना के 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यानी बस इसमें से क्या करेंगे, 22 × जो 14 है इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों में से हमें 28 दिख रहा है कॉमन, क्योंकि इस 22 को अगर मैं 11 × 2 लिख दूंगा तो इस 14 में 2 को गुणा करूँगा तो 28 हो जाएगा। यानी कि 28 कड़ी में ये हो जाएगा 7 कड़ी में 3 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब कड़ी में 3 का मान होता है 1.3
732 होता है, रख देंगे। तो 7 गुणे 1.732 होता है। गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 तें 21 22 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 और 2 कितना हो जाएगा 51, 5 हो जाएगा, 7 कम 7 और 5 12 हो जाएगा। यानी कि 12.124 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। इसमें से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.124 हो जाएगा। अब इसी का 28 में गुणा कर देंगे, तो इसका 28 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए अब इसका गुणा कैसे करेंगे 28 में, तो इस 1 में 28 का गुणा करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, ये 0.12 है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट में मान लीजिए 12 भी मान लेता हूँ। तो अगर 100 करने के लिए क्या करेंगे तो 12/96 यानी कि 1/8, और 28 का अगर 1/8 निकालेंगे तो 8 तें 24 यानी कि 3 आना चाहिए। यानी 28 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 31 दशमलव समथिंग आना चाहिए, और 31 दशमलव समथिंग किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 750 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। तो देखिए, चूंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी जो नेट स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो 13.5 में से अगर 9 घटा देंगे तो 9 4 13 यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी नेट स्पीड आ जाएगी। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये इसकी नेट स्पीड हो जाएगी। और आपको दूरी दिया है तो 750 मीटर वृत्ताकार जो दौड़ है उसकी लंबाई है। तो बस इस लंबाई को इस स्पीड से चलने में लगने वाला समय निकाल लेते हैं। तो 2.5 इंटू इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो इस दशमलव को हटा के क्या करेंगे, इधर 0 बढ़ा लेते हैं, ये दशमलव हट जाएगा। तो 25 तें 75 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। 30 में 20 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि 600 सेकेंड बाद क्या होंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस प्रारंभ में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी का 1/3 भाग तय करती है। अगले 1/3 भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 1/3 भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के लिए बस की जो औसत गति होगी वो कितनी होगी। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना होता, वैसे इसको लगाने का जो बेसिक तरीका है, जैसे मान लीजिए कि अगर टोटल दूरी मैं मान लेता हूँ 1/3 1/3 1/3 है, तो इस हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि टोटल दूरी अगर 3 है तो कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय, तो समय कितना लगेगा, तो 1/40 हो जाएगा प्लस 1/50 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। और बस इसको सॉल्व करके आप जो सॉल्व करेंगे तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इस तरीके से बता देता हूँ, बाकी एक तरीका मैं बताता हूँ जिससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा के भी इसका आंसर जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो 15 चौको 60 यानी कि 15 बार जाएगा और प्लस 0 और ये हो जाएगा 12 पचे 60 यानी 12 बार चला जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 10 बार। तो इसे 600 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 600 और इन सब को जोड़ेंगे तो 15 और 12 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 6 तें 1800 हो जाएगा और इसमें 37 से हम भाग दे देंगे। तो 37 से भाग करेंगे तो इधर भाग दे लेते हैं 1800 और इसमें क्या करेंगे, हम 37 से भाग कर लेते हैं। तो कितनी बार चला जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा। ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 तें 12 और 2 14 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 320 हो जाएगा। अब कितनी बार चला जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा 5 बार, 8 तें 24 और 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। तो ये 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 11 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 24 आ गया, यानी दशमलव बढ़ा के समथिंग। और 48 दशमलव समथिंग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है,
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बेसिक तरीका था औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय, ये आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कभी कहता है कि जैसे दो स्पीड है, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, तो उस कंडीशन में जो इसकी औसत दूरी होती है उसके निकालने के लिए फार्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई होता है। तो इसमें अगर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुणे 30 और गुणे 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 30 में 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से करेंगे तो 12 पच्चीस 60 और 12 दूना के कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। यानी इसके कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन अगर इसको एवरेज निकालें 30 और 20 का एवरेज निकालें तो ये 25 आता है एवरेज। यानी कि जो भी औसत स्पीड आएगी वो हमेशा एवरेज से कम आएगी, यानी कि इस 25 से कम आ रही है 24। तो उसी तरीके से मैंने क्या सोचा कि अगर मान लीजिए 50, 60 और 40 इन सब का एवरेज निकालूं तो डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 60 और 40 100 150 में 3 से भाग करेंगे तो यानी कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज आएगी इस हिसाब से। लेकिन एवरेज स्पीड निकालिए, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी इस 50 से थोड़ी सी कम आनी चाहिए। तो 50 से थोड़ी सी कम अगर हम देखेंगे तो ये तो अधिक है, ये भी अधिक है, थोड़ा से कम पे क्या है 48 है। तो आप इस तरीके से अनुमान से भी ऑप्शन के थ्रू आप इसको लगा सकते थे। बाकी मैंने बेसिक बता दिया है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है कि प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं, कितने समय या मिनट में बाद क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी को केवल आधे घंटे में पूरी तरीके से भर जाए। तो देखिए पी जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, तो 40 मिनट में। क्यू कितने मिनट में भर रहा है, तो ये 80 मिनट में भर रहा है। और आर कितने मिनट में भर रहा है, तो ये 120 मिनट में भर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 × 24 यानी कि 240 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 6 बार, 80 से कट करेंगे तो 8 × 24 से 3 बार, और 12 से कट करेंगे तो 12 × 24 यानी 2 बार चला जाए। यानी यहाँ से पी की इफिशियंसी 6 आ गई, क्यू की 3 आ गई और आर की 2 आ गई। तो आधे घंटे जो है वो पाइप जो पी है, क्योंकि क्यू और आर को बंद किया जा रहा है, इसका मतलब जो पी है वो पूरे आधे घंटे वो चल रही है। तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 30 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में 6 इफिशियंसी से ये कितना भर देगी, तो 6 × 18 यानी 180 जो यूनिट होगा ये पी अकेले भर दिया होगा। तो 240 टोटल क्षमता है और 180 पूरा ये पी ही भर दिया है। तो बचेगा कितना, तो घटा लेते हैं तो 0 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि 60 बचा होगा उसमें। अब इस 60 को भरना किसको है, तो क्यू और आर को भरना है। और क्यू और आर की मिल के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। तो 5 से 60 में भाग करेंगे तो कितने मिनट में भर देंगे ये, तो ये 12 मिनट में भर देंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने मिनट बाद वो बंद कर दिया होगा। इसका मतलब जब 12 मिनट में ये भर दे रहे हैं, इसका मतलब 12 मिनट बाद इन क्यू और आर को बंद कर दिया गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का योगफल 18 है और उनके वर्गों का योगफल 36 है तो उनके घनों के योगफल और उनके गुणनफल के 3 गुना के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा। तो 3 संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई और प्लस जेड, इनका जो योगफल है वो 18 दिया है। इनके वर्गों का योगफल यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान दिया है 36। आपसे पूछ रहा है कि उनके घनों के योगफल यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और उनके गुणनफल के 3 गुना। तो गुणनफल का 3 गुना यानी कि 3xy जेड के बीच का अंतर, यानी इनके बीच का अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको करने का जो डायरेक्ट फार्मूला है आप फार्मूले पे रख के भी कर सकते हैं। बाकी जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जैसे कभी भी आपको इक्वेशन 2 दिया है और नंबर ऑफ वेरिएबल आप देख सकते हैं 3 है, तो अपनी तरफ से किसी को भी 0 मान लीजिए। तो मैं जेड को 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ से ये जेड हट जाएगा, यहाँ से जेड हट जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x प्लस वाई की वैल्यू 18 दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू 18 दिया, 18 का स्क्वायर होता है 324 हो जाएगा। इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, तो 36 माइनस हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 2xy के हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 288। 2 से भाग करेंगे तो 144, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो रख दीजिए आप। तो हमें पता है कि 18 का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें से माइनस क्या कर देंगे, तो इसमें से माइनस 3xy, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, तो 144 है और ब्रैकेट में x प्लस वाई इसकी वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस कर देंगे। तो देखिए दोनों में से 18 दिख रहा है तो 18 कॉमन ले लेंगे। तो 18 कॉमन लेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 हो जाएगा और 144 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 13 हो जाएगा और 3 का में 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 432 हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि 432 324 से बड़ा है, ये माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 1, यानी 108 और इसमें 18 का हमें गुणा कर देना है। तो माइनस में आएगा 18 8 कितना होता है 144 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 18 का में 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी माइनस में 1944, माइनस में 1944 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गया है एक बार ग्राफ क्रमागत 2 वर्षों 2013 और 2014 के दौरान 6 स्कूलों की पुस्तकों की बिक्री को दर्शाता है। आप क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि 2014 में स्कूल ABC, तो 2014 आपका ये रहा, ठीक है, A यानी कि ये रहा, B और क्या है तो C, तो C ये रहा। इन सब का जोड़ें तो ये 70 हो गया, ये कितना हो गया तो 30 और 5 35 हो गया और ये कितना हो गया तो ये 80 हो गया, यानी कि 70 प्लस 35 और प्लस 80 हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि 2013 में स्कूल ACF, तो 2013 आपका ये रहा ACF यानी कि A C और F, यानी ये रहा। इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा और ये कितना है तो ये 40 है, तो 50 प्लस 60 और प्लस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2013 का ACF का। तो कह रहा है कि ACF की औसत बिक्री का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है तो बटा 3 दोनों में आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो का किसके साथ जुड़ा है, तो ACF यानी कि इसके साथ का जुड़ा है। तो अगर इन दोनों का अगर योग हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 8 7 15 और 3 18, यानी 185 हो जाएगा। और इन तीनों का योग निकालेंगे तो 6 4 10 और 150 हो जाएगा। तो 150 का, यानी कि ये तो 100 से ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सारे 100 से कम हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पे ये का इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ का होना चाहिए, यानी कि ये आपका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि 150 बटा 185 और इंटू 100, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 15,000 हो जाएगा और इसमें 185 से हमें भाग करनी है। तो देखिए अगर इसका 10% निकालेंगे तो ये 18.5 के बराबर होगा, यानी कि अगर हम 8 निकालते हैं तो 18 8 144, यानी कि 80 से ऊपर आएगा। तो 80 से ऊपर तो आएगा, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होंगे। यानी तो 10% अगर 18.5 है तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 18 8 144 और 4 कितना हो जाएगा तो 148 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1.85 हो जाएगा, यानी इसमें जोड़ेंगे तो 149 समथिंग आएगा, यानी 81 से भी थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। और 81 से थोड़ा सा ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित तालिका एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में जो शोधार्थियों की कुल संख्या है, महिला शोधार्थियों की जो संबंधित संख्या को दर्शाता है। कह रहा कि तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और जो नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं उनका उत्तर दीजिए। कह रहा कि गणित और सांख्यिकी विभाग में पुरुष शोधार्थियों का अनुपात कितना है। तो देखिए, तो गणित ये रहा, सांख्यिकी ये रहा, तो इतनी महिला है और 18 टोटल शोधार्थियों की संख्या है। तो घटाएंगे तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। इसमें से घटाएंगे तो 9 3 12 9 हो जाएगी। इसका अनुपात पूछ रहा है तो 14:9 उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि दी गई तालिका पिछले कुछ वर्षों में एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित 3 प्रकार की कारों ABC का उत्पादन, जो कि 1000 में है, दर्शाया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2015 से 2018 तक सभी वर्षों के B प्रकार की कारों का जो औसत उत्पादन है, 2015 ये रहा, 2018 ये रहा, तो B यानी इस प्रकार की जो सभी जो औसत उत्पादन है A और C प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना 1000 में कम है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले इसका औसत निकालेंगे तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 19 को 9 एक कैरी हो जाएगा, 7 7 14 14 और 6 20 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। 4 से भाग कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B का औसत निकल गया है। अब कह रहा है कि A और C प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन, तो A और C का हम निकाल देते हैं। तो A का कितना हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 6 4 10 0 हो जाएगा, 8 1 9 9 18, और 29 27 27 और 6 कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 9 6 15, और 15 को 5 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 18 18 और 2 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं तो ये जगह 0 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। 8 से भाग कर लेते हैं तो या तो आप इसका दोगुना करके, तो इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 25 दूना के 50 और 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितना कम है, तो इससे इसको घटा देना है। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से 8 घटाएंगे यानी 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 8 7 56 यानी कि 2 7 2 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप भाग देंगे तो 271.25 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 सितंबर 2024 को जो SSC CGL का पेपर हुआ था, उसमें क्वांट के जितने भी 25 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके डिस्कस कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।